बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज से चंद साल कबल एक शादी की तकरीब में किसी मामूली बात पर तलखी कुछ दो नौजवानों के दरमियान होती है और उस तलखी के बाद उनकी दुश्मनी किस हद तक जाती है, किस तरह से लाहौर के इलाका जेल रोड करतबा चौक से मुल्का जो है जेल रोड, वहाँ पर किस तरह से सरे राह कत्ल होता है और उसके बाद मुलज़म जो है वो किस तरह से अपने स्टेटस अपडेट करता है बाहर जाने से पहले और उसके कत्ल के बाद। ये सारा सिलसिला एक दुश्मनी की सूरत इख्तियार कर गया और वो दुश्मनी किस हद तक गई कि उसमें एक लाहौर की ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला शेख चन्ना, उसको कत्ल कर दिया गया। शेख चन्ना का ताल्लुक़ ताजर बरादरी से तो था ही, लेकिन गोवालमंडी की एक बाअसर शख्सियत गोगी भट्ट, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। ये मुलज़म गवाश भट्ट और ये शेख चन्ना और गोगी भट्ट वगैरह के दरमियान सिलसिला लड़ाई झगड़े का, दुश्मनी का शुरू हुआ। कई साल गुजर गए इस मामले को। गवाश भट्ट जेल में अपनी केस की पैरवी भी कर रहा है जेल में रहकर, लेकिन इसकी एक सबसे अच्छी और पॉजिटिव जो बात वो सामने आई है वो ये आई है कि अब वो शेख चन्ना की फैमिली और गवाश भट्ट जो है उनके दरमियान सुलह के मामला बहुत हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा पहलू है, मुस्बत चीज़ है कि ये एक दुश्मनी जो कई साल पहले शुरू हुई थी उसमें एक दूसरे के ऊपर कातलाना हमले भी हुए और एक जान भी ज़ाया हो गई, लेकिन अब वक्त गुज़रने के साथ साथ उसका इख्तिताम जो है वो एक मुस्बत अंदाज में हो रहा है और ये मामलात इनके सुलह के काफ़ी हद तक निमट चुके हैं। और कहते हैं कि कुछ आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में जो है वो मुद्दई हजरात जो हैं उनकी फ़ैमिली के बयानात कुछ के हो चुके हैं कोर्ट में और कुछ के होने हैं, तो जिसके बाद ये मुलज़म जो है ये रिहा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और एक ये दुश्मनी का बाब जो है वो बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके हवाले से आपके साथ शेयर करना था। मैं आपको बताऊं कि लाहौर होटल है लक्ष्मी चौक के पास, उसके करीब एक रिहायशी नौजवान गवाश भट्ट के बारे में अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसका इब्तदा जो है ना, इसकी इब्तदा कुछ ऐसे है कि इसके ऊपर कुछ FIRs दर्ज थी 420 के हवाले से। इसके बारे में जो तरीका वारदात इसका बताते हैं वो ये था कि ये किसी भी अखबार में इश्तिहार देखकर, किसी गाड़ी की फ़रोख्त का इश्तिहार देखकर ये उस घर में जाते थे, वहाँ पर उनके साथ गाड़ी की डील करते और उस डील के नतीजे में उनको टोकन बयाना देकर ये आ जाते थे। टोकन बयाना देने के बाद जब इनका टाइम होता था कि इन्होंने पेमेंट एक दिन बाद या 2 दिन बाद आके पेमेंट करेंगे और ये अपनी गाड़ी और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, तो ये उस मुकर्ररा वक्त पर वहाँ पर उस घर में नहीं जाते थे जहाँ इन्होंने टोकन बयाना दिया होता था। वहाँ पर उनको इंतज़ार होता था कि हमने गाड़ी फ़रोख्त कर दी है, हमें बाकी पेमेंट दे के हमसे गाड़ी रिसीव कर लें, डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लें, लेकिन ये वहाँ पर नहीं जाता था। इसको जब कॉल आती थी उस घर से कि जी आपने टोकन दिया हुआ है और गाड़ी ले जाएं आकर, तो वो एक अपनी मुसीबत बयान करता था उनको, या कोई भी एक कहानी सुना देता था कि मैं इस टाइम कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में हूँ, मेरे किसी अजीज़ को, किसी भी रिश्तेदार का नाम लेकर के जी मेरे ये एमरजेंसी बन गई है, आपका पे ऑर्डर मैंने तैयार किया हुआ है, मेरी जेब में है, अगर आप तकलीफ़ करें तो आप हॉस्पिटल आ जाएं, गाड़ी भी ले आएँ, डॉक्यूमेंट्स भी ले आएँ, तो अपना पे ऑर्डर ले जाएँ। इस तरह से वो लोग जो हैं वो उनको एक सिंपैथी भी होती थी और वो गाड़ी और डॉक्यूमेंट्स लेके इसके पास आ जाते थे और वो नतीजा ये होता था कि गाड़ी और डॉक्यूमेंट्स इसको हैंड ओवर किए, पे ऑर्डर उन्होंने ले लिया और जब तक वो नेक्स्ट डे जाकर पे ऑर्डर बैंक में जमा करवाते, अगले दिन ही पहली फुर्सत में या सेम डे ही, अगर दिन का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, तो उसी दिन गवाश भट्ट या इसके जो दोस्त साथ होते थे इसके इस काम में, वो जाकर एक्साइज से फौरी तौर पर गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया करते थे। उस वक्त गाड़ियां ट्रांसफ़र हो जाती थी एक्साइज वालों की मिली भगत से, मालकान के आने की ज़रूरत नहीं होती थी, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं होता था। तो इस तरह के बहुत से कोई FIR थी, बहुत से ऐसे वाक़यात थे जो गवाश भट्ट के खाते में थे। अब इसके बाद आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है कि एक शादी की तकरीब में गवाश भट्ट और एक ताजर शेख इरफान उर्फ शेख चन्ना
बड़ा नाम था इसका। ये गोगी भट्ट ग्वाल मंडी के जो एक शख्सियत है, बासर शख्सियत हैं। अमीर बलाज टीपू के कत्ल के नामजद मुलजम भी हैं, गो के वो उसके कत्ल में बेगुनाह है। अमीर बलाज के कत्ल से गोगी भट्ट का ताल्लुक नहीं है, ये पुलिस अफसरान भी कह चुके हुए हैं। लेकिन ये इस हवाले से बात कर रहा हूँ मैं शेख चन्ना के हवाले से। इनका आपस में अच्छा कारोबारी मरासम भी थे और ताल्लुक भी अच्छा था। शेख चन्ना के बेटे जो हैं वो गोगी भट्ट को चाचू कहकर बुलाते थे, तो कुछ उनको अपना शेख चन्ना के बेटों को अपने ताल्लुकात का भी ज़ोम था, उसकी भी उनको थी कि हमारे अच्छे और बाअसर लोगों से ताल्लुकात हैं। तो गवाश भट्ट ये भी एक सिरफिरा नौजवान था, बहुत अथरा नौजवान था। इसकी और शेख चन्ना के बेटों की सोशल मीडिया पर तू तकार शुरू हो जाती है, बहस छिड़ जाती है, या सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो एक दूसरे के जानने वालों को, खासकर गोगी भट्ट को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गवाश भट्ट ने। आगे से शेख चन्ना के जो बेटे हैं उन्होंने भी जवाब दिए उसको। लेकिन गवाश भट्ट, मैंने बताया ना कि सिरफरा नौजवान था, बदतमीज़ इंतहा का, और इसने सोशल मीडिया पर गोगी भट्ट समेत वो शेख चन्ना और उसके बेटों को खरी खरी सुनाई और बड़ी गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल की थी। यहाँ से इनकी लड़ाई का और दुश्मनी का आगाज़ होता है। इस वाक़े के बाद एक वाक़या होता है कि गवाश भट्ट का घर लाहौर होटल चौक में वाक़या है। वहाँ पर इसके घर के बाहर कहते हैं कि गाड़ियों पर लोग आते हैं और रोड ब्लॉक करके इंतहा की फायरिंग करते हैं। शदीद फायरिंग होती है, बल्कि उस दौर में उसकी फायरिंग की फुटेजेस भी सामने आई थी और रात का टाइम था, और फुटेजेस में देखा जा रहा था कि किस तरह से बंदूकों की गोलियों से आग निकल रही है, बंदूकों की नालियों से आग निकल रही है। इस कदर फायरिंग हुई थी वहाँ पर। उस फायरिंग के नतीजे में नुकसान भी काफ़ी हुआ था। कहते हैं कि गवाश भट्ट का कोई वालिद या भाई मेरा ख्याल उस दौर में कुछ ज़ख्मी भी हुआ था। इसके अलावा एक और वाक़या हुआ था, उसमें गवाश भट्ट, शायद इसी वाक़े में गवाश भट्ट को गोलियां लगी थी या किसी और वाक़े में लगी थी, वो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन गवाश भट्ट गोलियां लगने से ज़ख्मी भी हुआ था। अच्छा, इस दौरान होता ये है कि एक बड़ी ही खूबसूरत खूबरू लड़की होती है आमना। आमना का मर्डर हो जाता है उस लड़की का बाहर रोड पर ही किसी ने। अब वो आमना के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स थी और जो पुलिस अफसरान का उस वक्त कहना था कि वो कहते हैं कि इसका आमना का शेख चन्ना के साथ ताल्लुक़ था, उसकी दोस्त थी। उसके अलावा गवाश भट्ट से भी कुछ ताल्लुक़ था उसका, इसकी भी दोस्त थी, और 2 लड़कों के नाम उन्होंने बताए थे कि उनके साथ इसका लड़की का ताल्लुक़ रिलेशन था। तो उस रिलेशन की वजह से कहते हैं कि वो लड़की जो मर्डर हुई ना, उसका मर्डर की वजह जो वो बताई जा रही थी, वो कह रहे थे कि ये इनकी आपसी दुश्मनी जो है उस लड़की का कत्ल की वजह बनी है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गवाश भट्ट पर जो फायरिंग हुई थी, गवाश भट्ट जो ज़ख्मी हुआ था, उसके हवाले से उस लड़की आमना ने गवाश भट्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो शेख चन्ना को दी थी, तो और वो जिसके नतीजे में ये वाक़या हुआ। लेकिन इसके बारे में तस्दीक नहीं हो सकी थी, पुलिस तफ्तीश करती रही, गवाश भट्ट से भी पूछा गया, शेख चन्ना की फैमिली से भी पूछा गया था, लेकिन उस लड़की के कत्ल के हवाले से मामलात क्लियर नहीं हो सके थे कि आया कि उस लड़की का कत्ल भी इसी दुश्मनी का शाखसाना था या उसके कत्ल की वजह कोई और थी। अब जब गवाश भट्ट ज़ख्मी हो जाता है, उसके घर पर फायरिंग होती है, ये बदमाशी खुलेआम होती है, उसके बाद गवाश भट्ट शेख चन्ना के पीछे होता है, उसके दर पे होता है, उसकी रैकी शुरू कर देता है और उसके जो साथ फिरने घूमने वाले लोग हैं उनके ज़रिए उसकी मुखबरी लेना शुरू कर देता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि शेख चन्ना जो शादमान का रिहायशी था, वो अपने घर से निकलता है गाड़ी पर, और साथ उसके गनमैन भी होता है। उसके साथ एक जनाजा पढ़ने के लिए मियानी साहब जनाजगा जा रहा होता है। जैसे ही कहते हैं कि वो जेल रोड क्रॉस करने लगता है, उसके कॉर्नर पे पहुंचता है मजंग चुंगी पे, वहीं से इसी दौरान गवाश भट्ट जो है वो कहते हैं डबल कैबिन डाले पर आता है पीछे की जानिब से, और उसके साथ कुछ साथी भी होते हैं, और वो शेख चन्ना पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग के नतीजे में कुछ 2 राहगीर भी ज़ख्मी होते हैं, गनमैन ज़ख्मी होता है और शेख चन्ना शदीद ज़ख्मी होता है। फौरी तौर पर जो है वहाँ पर इतला की जाती है पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, ज़ख्मियों को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ पर शेख चन्ना ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाता है।
غواش بٹ بڑے اطمینان سے اپنی یہ کارروائی پوری کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ غواش بٹ کو ٹک ٹاک بنانے کا بڑا شوق تھا، اور اس نے جب شیخ چنا کے قتل کی اس کو اطلاع مل گئی، اس کو یہ یقین ہو گیا بعد میں میڈیا رپورٹ سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ شیخ چنا مر چکا ہے، تو اس نے اس وقت بھی ایک ٹک ٹاک بنایا، اور وہ ٹک ٹاک جو بنایا تھا اس کا بڑا مشہور بھی ہوا تھا وہ اس ٹائم۔ تو اس نے اس میں لکھا تھا کہ بڑا مشہور سا ٹک ٹاک، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ چنا وے چنا بدلاں چ کھو گئے ہیں، سکھنا ہی ہو گئے ہیں، ایسا کوئی ٹک ٹاک تھا، وہ گا کے اس نے اس پہ بنایا تھا وہ۔ اور پھر اس کی دیدہ دلیری اور اس کی، میں آپ کو بتایا نا کہ بڑا اتھرا تھا وہ۔ دیکھیں کہ وہ اس وقوعے کے بعد اس نے جب فرار ہونا تھا تو وہ دبئی فرار ہوا، جا کے دبئی فرار ہونے سے پہلے اس نے لاہور ایئرپورٹ پہ اپنا ایک ٹک ٹاک بنایا، سٹیٹس ڈالا اور بائے بائے کر کے گیا وہاں سے۔ دبئی کچھ دیر رہا، وہاں سے پھر واپس آیا، کچھ حالات سازگار ہوئے، واپس آ کے اس نے کوشش کی کہ ضمانت کروا کر پیش ہو جاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پشاور آیا تھا، پشاور سے ہائی کورٹ سے کوئی پروگرام تھا اس کا بیل کروانے کا، لیکن وہاں پشاور میں اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے پولیس کو پتہ لگا، کوئی آئی ڈی کارڈ چیک ہوا یا جو بھی معاملات ہوئے، بہرحال پشاور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر یہاں سے پولیس گئی اور اس کو شیخ چنا کے قتل میں لاہور لے کر آ گئی، اور تب اس کی انٹیروگیٹ کیا، اس کا ریمانڈ حاصل کیا گیا، اور تفتیش مکمل کر کے پولیس نے چلان جمع کرایا اور اس کو جیل بھجوا دیا۔ پچھلے کوئی 5.5 سال سے، میرے خیال یہ 4.5 سال سے جیل میں ہے۔ اس دوران غواش بٹ کے لواحقین کی طرف سے شیخ چنا کی فیملی سے بھی رابطہ کیا گیا، اور ان کے ساتھ صلح کے معاملات جو ہیں وہ نپٹانے کی کوشش کی گئی۔ کہتے ہیں کہ آج سے کوئی 8-10 مہینے پہلے یا سال پہلے ان کی صلح کے معاملات تقریباً آپس میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے، لیکن اس دوران ہوتا کیا ہے کہ شیخ چنا کے گھر پر دوبارہ رات کے ٹائم کوئی فائرنگ ہوتی ہے، ایک کالے رنگ کی گاڑی آتی ہے، وہ شیخ چنا کے گھر پر فائرنگ کرتی ہے، جس کے بعد انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ فائرنگ غواش بٹ کی طرف سے کروائی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کچھ ایسے عناصر جو شیخ چنا کے ہی قریبی دوست، جاننے والے کہہ لیں، ان کی یہ خواہش یا ان کی یہ مرضی کہ یہ صلح نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کوشش یہ تھی کہ وہ اس کیس میں غواش بٹ کو سزا کروائیں۔ شاید یہ اس کا شاخسانہ تھا کہ جو اس کے گھر پر فائرنگ کروائی گئی اور مدعا غواش بٹ پر ڈالا گیا، لیکن غواش بٹ کے لواحقین جو ہیں وہ اپنا ہمت نہیں ہارے، اور وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کوشش کرتے رہے کہ شیخ چنا کی فیملی کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات طے ہو جائیں۔ بہرحال میری اطلاع کے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق کہ غواش بٹ اور شیخ چنا کے فیملی کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں۔ اب وہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں طے ہوئے ہیں یہ بات ابھی باہر نہیں آ سکی، سامنے نہیں آ سکی۔ کوئی دیت ادا کی گئی ہے، قصاص دیا گیا ہے، یا کچھ اور معاملات طے کیے گئے ہیں، اس بارے میں میرے پاس اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ اطلاع میرے ذرائع نے دی ہے کہ ان کے آپس میں معاملات تقریباً طے ہو چکے ہوئے ہیں، کچھ بیانات ہو گئے ہیں اور کچھ بیانات ہونے ہیں۔ بیانات کمپلیٹ ہو گئے تو اس کے بعد غواش بٹ جو ہے وہ رہا ہو جائے گا اور اس شیخ چنا کے قتل میں باہر آ جائے گا۔ بات کرنے کا، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ اس وقت لاہور شہر میں بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی، بہت اس چیز کا چرچا ہوا تھا، سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر بہت زیادہ اس چیز کو اٹھایا گیا تھا۔ یہ ایک دشمنی دو گھرانوں کے، دو خاندانوں کے درمیان جو شروع ہوئی تھی، یہ ایک خوفناک حد تک جا رہی تھی، اور اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ مزید اس میں لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہے، ان کو قتل و غارت گری ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت خوش آئند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم تو اسی چیز کا پرچار بھی کرتے ہیں، ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ لاہور شہر میں یہی نہیں، اس قسم کی جتنی بھی کوئی دشمنیاں ہیں، کوئی معاملات خرابی ہیں، وہ دشمنی خواہ امیر بلاش ٹیپو اور ٹیفی بٹ وغیرہ کے درمیان دشمنی ہو، ہماری تو خواہش بھی یہی ہے، اور ہم پرچار بھی اسی بات کا کرتے ہیں
کہ ان کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے، دشمنداریاں ختم ہونی چاہیے، ان کا اختتام، ان کا انجام وہ اچھا نہیں ہے۔ تو انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں نا، اب وہ تیفی بٹ اور امیر بلاج یہ دونوں خاندان کس طرح سے ابھی اپنے گھروں کو، خاندانوں کو چھوڑ کر در بدر ہیں اور ملک سے باہر رہائش پذیر ہیں، یہاں پر آ نہیں سکتے، یہاں رہ نہیں سکتے، اپنا کاروبار نہیں دیکھ سکتے، عزیز و قارب کو نہیں مل جل سکتے، یہاں پر بچوں کی جو ان کی پڑھائیاں تھیں وہ ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو بہت سارے مسائل، کیا پورا خاندان جو ہے وہ دشمنی کی بھیٹ چڑھتا ہے، دشمنی کی نظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز ان کی زندگی سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اپنا درہم برہم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب دونوں خاندان ملک سے باہر موجود ہیں اور بس انتظار میں ہے کہ اب اس کا اختتام ہوگا کیا، وہ کسی نہ کسی طرف سے کسی بری خبر کے انتظار میں ہے۔ لیکن ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، جس طرح سے یہ دشمنی ختم ہوئی، کیسر بٹ کی اور تیفی بٹ وغیرہ کی صلح ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو صلح ہوئی ہیں، اور ہماری کوشش اور دعا اللہ رب العزت سے ہے کہ ان تمام دشمندار گھرانوں کے درمیان صلح ہو، صلح جوئی سے معاملات طے ہوں ان کے درمیان، اور جو بے جا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے اس دشمنی میں جو ان کے پیارے قتل ہو چکے ہیں، اور ان کو اکٹھے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دلوں کو نرم رکھے اور یہ ایک دوسرے کو معاف کریں اور اپنے اپنی اولادوں کا، اپنے اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔